Hello my friends, welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested session. देखिए दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने अपने पेड ग्रुप में बच्चों को बताया था कि वेरी सून यू विल बी बॉम्बार्डेड विद लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस. ठीक है, वैसे मैं नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह नहीं देता हूँ, आई जस्ट गिव हिंट्स एंड वो काफ़ी होते हैं. ठीक है, मैं ज़्यादा अब ये नोटिफिकेशन अपडेट्स में नहीं पढ़ता हूँ. ठीक है, तो बच्चे कह भी रहे थे कि सर प्लीज अपडेट कौन कौन से नोटिफिकेशन आने वाले हैं. तो आई थिंक आप सभी को अपडेट लग गया होगा कि कौन कौन से नोटिफिकेशन आने वाले हैं. काफी दिन हो गए उस बात को, है ना. तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि ऐसे में बच्चों के एक मन में क्वेरी आ रही है, सर देखिए अभी पीएफआरडीए का प्री दिया है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया है, या आज मतलब अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक तो नहीं आया. ठीक है, नेक्स्ट इज आईएफएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आरबीआई का एग्जामिनेशन है, एंड अब जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सर सेबी एग्जामिनेशन भी फ्यूचर में आ सकता है ना. एंड देन देयर वुड बी नाबार्ड नेक्स्ट मंथ. तो देयर आर सो मेनी एग्जामिनेशंस दैट आर बीइंग लाइंड अप. अब ऐसे में हम तैयारी करें तो करें कैसे? देखिए ये नया ट्रेंड नहीं है, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है. हर साल जो है आपके जो नोटिफिकेशन है वो जनरली सेम टाइम के अराउंड ही रखती हैं ये सारी बॉडीज, है ना. उसका एक पर्पस भी होता है, तो जो है सिंसियर स्टूडेंट्स को यहाँ पे मतलब जो सिंसियरली प्रिपरेशन करता है वो तो उसके लिए तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं 1+1, है ना. लेकिन जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कैसे स्मार्टली प्रिपरेशन कर सकते हैं कि एटलीस्ट चांसेस ब्राइट बने रहे उनके. देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा, आई एम नॉट द वन जो आपको फेक हो मतलब होप्स दे एंड बस कोर्स में एनरोल करो एंड दैट्स यू विल बी यू गोना मेक इट. मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं. ठीक है, आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू द चॉइसेस विच यू कैन मेक विच कैन हेल्प यू. देखिए क्या है, जंग तो लड़नी है. अब जंग में हम सीखेंगे या हारेंगे, दो चॉइसेस होती हैं. हारेंगे मतलब आप फिनिश हो गए, यू हैव लेफ्ट द फील्ड. ठीक है, या फिर आप सीखेंगे ताकि अगली बार जब आप दुश्मन को फेस करें या क्या पता जीत जाए, है ना. तो अगर आप जीत सकते हैं तो कैसे जीत सकते हैं, क्या कुछ शॉर्टकट हो सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग ये सेशन है. बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना ताकि आपको पता रहेगी कैसे इतने सारे एग्जाम को आप टैकल कर सकते हो एक साथ. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, जिसके थ्रू अगर आपके मन में कोई भी डाउट आती है, कोई भी दुविधा आती है, तो आप मेरे को भी रीच आउट कर सकते हो, डीएम डायरेक्टली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स जो भी आपकी पर्सनल मैसेजेस आते हैं. एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581. ठीक है, आई होप ये दिख रहा हो कलर Y581. नहीं दिख रहा तो अभी दिखा देते हैं, क्योंकि अभी हमारी चल रही है सेल. देखिए 48 आवर की हम फ्लैश सेल यहां पे रन कर रहे हैं फॉर आवर एस्पिरेंट्स, जिसमें हम आपको बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. ठीक है, तो इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581, जिसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट भी मिलेगा और एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी अगर आप कोड यूज करोगे Y581 फ्रॉम द ऐप. मिनिमम प्राइस गारंटीड. ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं फिर कैसे मल्टीपल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करें. क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है? तो देखो शॉर्टकट सबसे पहले शॉर्ट के बारे में बात करता है. ठीक है, एक नेचुरल टेंडेंसी हर एस्पिरेंट के बारे में मन में होती है कि यार जब तक मेरा पूरा सिलेबस नहीं होगा मैं कंटेंट नहीं करूंगा, मतलब मैं कुछ ट्राई नहीं करूंगा. एंड पूरे सिलेबस के अगर चक्कर में गए, देखो कई बार आप सक्सेस स्टोरीज भी देखोगे ना, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखोगे तो उसमें एक ही चीज आती है कि एक चीज नहीं आती, मतलब ज्यादातर के केस में तो नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में जरूर होती है कि वो सक्सेसफुल बने कैसे. दे हैव स्किप्ड समथिंग, दे हैव स्किप्ड स्मार्टली. जो कंटेंट इररिलेवेंट लग रहा था उन्हें, या जो उन्होंने पीवाईक्यू एनालाइज किया उसके बेसिस पे उनको लग रहा था कि यार ये चीजें मैं छोड़ देता हूं. मैं इसको एक गोल्डन रूल बोलता हूं जो मेरे पेड स्टूडेंट जानते हैं, और इसको मैंने नाम दिया है आर्ट ऑफ एलिमिनेशन. ये वर्ड आप मेरे कई सेशंस में देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि आर्ट ऑफ एलिमिनेशन होती है, जो कि आपको एक शॉर्टकट है. द ओनली शॉर्टकट इज द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, और ये हमें सीखनी पड़ेगी ये कैसे आती है. देखिए यानी कि आप हर चीज करे बिना भी सेलेक्ट हो सकते हैं इफ यू डू द प्रिपरेशन स्मार्टली एंड बाय डूइंग द एलिमिनेशंस. हर चीज करने जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, जो चीज करोगे अच्छे से करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड योर स्टार्स फेवर्स यू, है ना. तो अब जैसे अगर हम एग्जाम की बात करें, जैसे पीएफआरडीए का फेज 2 है. ठीक है, पीएफआरडीए का फेज 2 है. देन अगर हम बात करें आपका ये आरबीआई है. देन अगर हम बात करें आपका देन देयर वुड बी आईएफएससी है. ठीक है, आईएफएससी आपका हो जाता है तो देन देयर वुड बी इन द कमिंग मंथ्स देयर वुड बी नाबार्ड, एंड देन देयर वुड बी सेबी.
आईआरडीआई के रिगार्डिंग देखो अभी कोई अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि नए चेयरमैन साहब के साथ इसके लिए कोई मतलब कोई डिस्कशन भी एज सच फ्रूटफुल अभी तक हुआ नहीं। अगर कुछ डिस्कशन भी होता तो हमें पता लग जाता, बट अगेन आई वुड से आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल्स पे आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। अभी आईआरडीए के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में अभी कोई फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं हुआ। कल ही मेरी बात हुई थी तो इसलिए आई वुड ओपनली से इट, तो अभी मैं उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा। अदरवाइज उसको भी हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। चलिए वो भी डाल ही देता हूं कि अगर कल को आईआरडीआई भी आ गया, ठीक है, जब वो आएगा वो चेयरमैन साहब जब डिसाइड करेंगे देन विल लुक इनटू दैट, बट ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए पीएफआरडी, ये देखो सबसे पहले आप ये समझो यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या है। पेपर 2 को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं, शॉर्ट में लिखूंगा, फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, कंपनीज लॉ, ठीक है, कॉस्टिंग एंड पेंशन एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमी है, आई थिंक वो अभी सही हो जाएगा, थोड़ा बोर्ड आई थिंक मेरा लैग कर रहा है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी क्यूआरई प्लस करंट अफेयर। यहाँ पे करंट अफेयर का इतना रोल नहीं होता, मोर और लेस इट इज लाइक इन स्टैटिक एग्जामिनेशन। यहाँ पे करंट अफेयर का मेजर रोल होता है फाइनेंस, मैनेजमेंट, ईएसआई, ठीक है, आईएफएससीए, क्यूआरई प्लस, मैं यहाँ पे भी करंट अफेयर का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन वो फेज 2 पेपर 2 में ज्यादा होता है। और यहाँ पे भी अगर हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके जो हो जाते हैं वो जाते हैं, यही लगभग सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। फाइनेंस और डिटेल में हो जाता है, उसके साथ साथ मतलब मैं यही सारे सब्जेक्ट्स प्लस इंश्योरेंस प्लस पेंशन, है ना, ये और ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देन नाबार्ड अगर हम बात करें तो क्यूआरई, अगेन करंट अफेयर्स प्लस, ये मैं चार्ट क्यों बना रहा हूं कि आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ एनालाइज करने को मिलेगा कि यार देखो आपको एक हौसला मिलेगा। सबसे पहली चीज तो हौसला है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक 2 मिनट वापस से टॉपिक से हट के एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग सीखो। ये मैंने अभी अपने पेड क्लास में बताई थी। देखिए क्या होता है, 2 सीड्स होते हैं, बीज जिसको बोलते हैं, वो बीज जो है प्लांटेशन के लिए जा रहे होते हैं। तो एक बीज जो है वो सोचता जा रहा होता है कि यार मैं जो जैसी जमीन में आऊंगा, मुझे पानी मिले ना मिले, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से अपनी जड़ें लगा लूं और मैं कोशिश करूंगा एक बड़ा पेड़ बनने की, देन मैं बहुत सारे फल देना शुरू करूंगा एंड सो ही वाज टॉकिंग ऑल अबाउट द एफर्ट्स दैट ही कैन पुट इन, जो अपने एंड पे वो एफर्ट्स डाल सकता है, और वो उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहा था कि वो एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा। एंड द अदर सीड वाज लाइक, यार मैं यहां से जा रहा हूं, पता नहीं मैं वहां पे जमीन में पहुंचूंगा भी नहीं पहुंचूंगा, कोई जानवर तो नहीं खा जाएगा, अगर मैं लगा तो क्या कोई स्टॉर्म तो नहीं आ जाएगा कि जो मुझे बर्बाद कर दे, मैं कल को ट्री बन गया तो क्या मैं टूट तो नहीं जाऊंगा। एंड ही वॉज मैनिफेस्टिंग द नेगेटिव थिंग्स अराउंड हिम, एंड अल्टीमेटली जब दोनों का प्लांटेशन हुआ तो एक सीड तो एक पेड़ में कन्वर्ट हो गया, दूसरे सीड को दूसरे ही दिन आके एक मुर्गी खा गई, ठीक है। तो जैसा कई बार हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो हमारी रियलिटी भी हो जाती है, जो हम सोचते हैं वो हमारी रियलिटी भी हो जाती है। तो देखो अगर आप अभी से आपको लग रहा है मैं एफर्ट्स मारूंगा तो मेरा नहीं होगा, एफर्ट्स मारने का कोई फायदा नहीं है, दैट विल बिकम योर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो कोशिश सिर्फ अपने एफर्ट्स पे रखो। गीता में भी लिखा है कि पार्थ सिर्फ अपने एफर्ट्स डाल, फल की आशा मत रख, फल क्या है वो ऊपर वाला डिसाइड करता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एफर्ट्स मार सकते हो और पॉजिटिव मैनर में एफर्ट्स मार सकते हो। सो दैट इज द मोटिवेशन फॉर द डे। कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, ठीक है। तो नाबार्ड में करंट अफेयर्स आ जाता है, एंड देन मैं बाकी सब्जेक्ट डिसीजन मेकिंग वगैरह वो सब्जेक्ट्स काउंट नहीं करता क्योंकि वो सब्जेक्ट्स 1-1, 2-2 घंटे से हो सकते हैं। जी हाँ, डिसीजन मेकिंग कोई फ्री मतलब कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी कर लोगे तो उससे भी आप 2-3 क्वेश्चन बड़े आराम से कराओगे और इतना ही बहुत है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मैं इसलिए और ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल भी सकता हूं, ठीक है। तो फ्री बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा कि आपको हमारे कोर्स में डालो डिसीजन मेकिंग तब होगा, नहीं। आपको डराया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसलिए मैं उस पर एम्फेसिस भी नहीं करता, लिखूंगा भी नहीं, बेकार कचरा सब्जेक्ट है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगा, चाहे नाबार्ड के ऑफिशियल सुन भी रहे हो तो, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज अगेन 2-3 घंटे की प्रैक्टिस से हो जाता है, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, और आपको बेसिक नॉलेज रहती है कंप्यूटर की, यार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूंगा इस तरह के सब्जेक्ट, ठीक है। देन आपके आ जाता है एआरडी एंड ईएसआई, ठीक है। सेबी के अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो ये सिलेबस है पीएफआरडी का सिलेबस माइनस पेंशन, मतलब और भी कम करना है। इडा का सिलेबस थोड़ा सा अगर हम बात करें, इट इज काइंड ऑफ वही क्यूआरई प्लस जीए प्लस इंश्योरेंस मैनेजमेंट एंड ईएसआई, ठीक है। एंड इंग्लिश तो देखो है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो वो सभी का कॉमन पार्ट है, यानी कि किसी एक के लिए अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है, एक के लिए तैयार कर लोगे सबके लिए हो जाएगा। अब अगर आप देखो क्यूआरई, तो मैं आपसे बोलूंगा अगर आप आरबी का क्यूआरई कर रहे हो एंड करंट अफेयर कर रहे हो, ठीक है,
बाकी का क्यूआरई देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है भी नहीं, एक्सेप्ट आईआरडीआई। आईआरडीआई में क्यूआरई अच्छा आता है, लेकिन आरबीआई से बहुत इजी लेवल का आता है। तो यानी कि अगर आपने आरबीआई की तैयारी करी है, ऑलरेडी आपकी एडा की तैयारी है, और ये मैं नहीं कहता, ये पिछले बार के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, जो हमारे अपने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, मेजॉरिटी ऑफ देम ईदर क्वालिफाइड आरबीआई ऑल्सो, या उसमें आरबीआई के इंटरव्यू तक वो पहुंचे थे, या फिर वो आरबीआई के फेज 1 फेज 2 बड़े आराम से पहुंच पाए थे, और वो बाद में एडा में सेलेक्ट भी हुए। जैसे अगर मैं कुछ बच्चों का नाम शेयर करने की कोशिश करूं तो यार पब्लिकली ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए वैसे। देयर वाज शशांक, देन देयर आर फ्यू अदर, आपको हमारी सक्सेस स्टोरी चैनल पे मिल जाएंगे यार, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि यार देखो, यानी कि एडा की कोई अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है, वही जो आरबीआई की तैयारी कर रहे हो उससे एडा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की फेज 1 की तैयारी हो जाती है। कमिंग टू दी, अब आपके मन में क्या आ रहा है, सर पीएफआरडी का फेज 2 है जिसमें बहुत डेप्थ में प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपको डेप्थ में प्रिपरेशन करनी है तो आपने फेज 1 की की होगी, तभी आप फेज 2 के लिए जा रहे हो। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर आरबीआई भी है, तो देखो एक एग्जाम को थोड़ा सा चूज करना पड़ेगा, बी रियलिस्टिक। अब बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हैं कि पीएफआरडी के फेज 2 में तो ज्यादातर लोग चले जाते हैं, तो लेकिन अल्टीमेटली बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं। कि आरबीआई में ये रियलिटी नहीं है, आरबीआई में तो फेज 1 में ही रियलिटी है, ये बच्चों को पता है, ठीक है। तो आप किस चीज का ज्ञान दे रहे हो? क्या बच्चे को पता नहीं है कि आरबीआई भी टफ है और पीएफआरडीए चाहे आप फेज 2 में पहुंच गए वो भी टफ है? ये तो बच्चे को क्लियरली पता है। ये तो आईएफएससी में भी कि ज्यादातर बच्चे फेज 2 में पहुंच ही जाएंगे। तो दिस इज द रियलिटी। बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए कि भाई एक साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखो आईएफएससी के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत अभी नहीं है। क्यों? खासकर फेज 1 से पहले तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? अगर आप आरबीआई और पीएफआरडी की तैयारी कर रहे हो तो आप आईएफएससी बड़े आराम से फेज 2 में पहुंच सकते हो। दैट इज द रियलिटी। थोड़ा अगर आप आरबीआई और पीएफआरडी दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आप आईएफएससी फेज 1 बड़े आराम से क्वालिफाई कर लोगे। और अगर आपने आरबीआई की फेज 2 की तैयारी की हुई है तो आपका आईएफएससी का फेज आई वुड से फेज पेपर 2 जो है फेज 2 का पेपर 2 उसकी भी मेजॉरिटी तैयारी हो रखी है। क्या एक्स्ट्रा करना है? इंश्योरेंस, पेंशन। अगेन पीएफआरडी की तैयारी की है तो पेंशन भी तैयार है, इंश्योरेंस तैयार करना है, और इंश्योरेंस में भी काइंड ऑफ करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस रखना है। एडा की एनुअल रिपोर्ट, एडा के सर्कुलर्स, बहुत ज्यादा स्टैटिक वहां से भी इंश्योरेंस में से नहीं आता, ठीक है। अगेन यहाँ पे इसका की वेबसाइट करनी पड़ेगी, तो वो एक मिनिमम टाइम बाउंड मैनर में किया जा सकता है, जो कि आरबीआई की फेज 1 के बाद भी किया जा सकता है। तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इन दोनों एग्जाम से उसका की तैयारी हो रही है। नाबार्ड का भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन अगर आप आरबीआई की फेज 1 की तैयारी कर रहे हो तो आपको नाबार्ड का जब तक नोटिफिकेशन आता नहीं है तो उसके सोचने की जरूरत अभी तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि आरबीआई की तैयारी से काफी हद तक नाबार्ड की प्रिपरेशन भी हो जाती है। एटलीस्ट तब तक आप फेज 1 पे फोकस रखो आरबीआई के। सेबी की मैंने आपको बोला, अगर आप पीएफआरडी की जी जान से तैयारी कर रहे हो और उसमें भी माइनस पेंशन कर दो तो आपका सेबी की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब सेबी के लिए भी अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बचा एडा। अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो और आरबीआई के फेज 1 क्वालिफाई कर सकते हो तो आप एडा की भी फेज 1 क्वालिफाई कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, आई हैव सीन द स्टूडेंट्स जो फेज 1 के बाद मेंस की तैयारी की है, मेरे साथ प्रैक्टिस राइटिंग की है। लास्ट टाइम मेरे पास 25 स्टूडेंट्स थे मेंस के, और उनमें से 17 इंटरव्यू में गए थे। तो आई नो कैसे मेंस की तैयारी कराई जाती है। तो वो जो है मेंस की तैयारी में बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूं कि इवन फेज 1 के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, ये नोटिफिकेशन बहुत सारे दिख रहे हैं, तैयारी किसकी करनी है? अभी के लिए यही 2 तैयारी आप लोगों को करनी है। अब इसमें भी स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो भी जरा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से यहां पे बात करूं, जैसे क्वांट्स है, अब आप लोग क्या कर रहे हो कि यार पीएफआरडी भी पढ़ना है और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी पूरा करना है। अब आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आप करते हो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज। इस हिसाब से करोगे तो कभी भी ना पीएफआरडी कर सकते ना आरबीआई कर सकते, क्योंकि टाइम इतना है नहीं, 45 दिन में सबका सिलेबस चैप्टर वाइज होगा ही नहीं। दिस इज रियलिटी। तो आप क्या करो, आप सेक्शंस उठाओ। अब बहुत सारे लोग यहां पे मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि सर जब सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? भाई बेसिक मैथ तो बचपन से करते आ रहे हो ना, 10 तक तो मैथ्स किया ही है ना। उसका थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट हो जाएगा, सोचना थोड़ा और सिखा देंगे। और रीजनिंग का तो कोई सिलेबस ही नहीं होता, इट्स बेसिकली योर लॉजिकल एस्पेक्ट्स। रीजनिंग कोई सिलेबस तो डिफाइन किया है टीचर्स ने सिलेबस, अदरवाइज एक पजल, एक कहते हैं ना बचपन से हम भूल भुलैया से सॉल्व करते आ रहे हैं, वो वही है। इट्स जस्ट हाउ यू कैन प्रोसेस योर ब्रेन। उसका कोई सिलेबस ही नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक कोई सिलेबस थोड़ी है कि जिसकी कोई थ्योरी हो कि ऐसे ही कर सकते हो।
किसी ने सोचा नंबर सीरीज ऐसे बन सकती है, ऐसे बना दी उसने, कभी स्क्वायर ले लिया, कभी डिवीजन ले लिया, कभी सब्ट्रैक्शन ले लिया, कभी कुछ ले लिया। इसका कोई सिलेबस नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्यूआरई, अगर आप सिलेबस वाइज जाओगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। आई वुड से आप क्या करो, आप डेली मॉक्स लगाओ, ठीक है। और डेली मॉक्स लगाओगे तो अगर आप क्यूआरई सेक्शंस के लगाओगे तो आपको एक ये भी आइडिया लगेगा कि यार कम टाइम में मैं ज्यादा रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं। कभी आप डीआई पहले करने की कोशिश करो, कभी आप जो सिंपल वन लाइनर होते हैं वो पहले करने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि कैसे अपना स्कोर, इट्स नॉट अबाउट डूइंग 20 मतलब 30 क्वेश्चन इन 25 मिनट्स, इट्स ऑल अबाउट 25 में कट ऑफ से ज्यादा कितने कर सकते हो। और कट ऑफ का आइडिया आपको लगभग आता रहता ही है, नहीं है तो उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको मिनिमम टाइम फ्रेम में मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए, ये नहीं कि पूरे का पूरे सिलेबस में एक्सपर्ट्स बनना है, ठीक है। दैट इज द रियलिटी। तो यहां पे आप मॉक से बहुत ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रीवियसली ये करते भी आए हैं कि वो सिर्फ मॉक्स को एनालाइज करते अगले, अगर आप मैं कहूं 25 से 30 दिन अगर सिर्फ मॉक्स भी एनालाइज करोगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इवन इन फेज 1। देन आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अगर आप क्या कर रहे हो, रिविजन, इसमें कोई मॉक्स बहुत ज्यादा लगाने की इनिशियली जरूरत नहीं है। एग्जाम से 10 दिन पहले 10 मॉक्स लगा लेना। रीजन बीइंग 25 मिनट में कैसे 80 क्वेश्चंस किए जाएंगे वो हमें सीखना होगा, ठीक है। तो तब तक आप सिर्फ इस पर रिवीजन पे फोकस करो। तो अगर आप इस पे सिलेबस वाइज पहले 1 घंटा यहाँ पे सिलेबस लगाते, फिर 1 घंटा यहाँ 3 घंटे लगते, अब आप 1.5 घंटे में ज्यादा प्रोडक्टिविटी लगा सकते हो और इस 1.5 घंटे में एक्स्ट्रा करंट अफेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 घंटे के अंदर आपकी आरबीआई की प्रिपरेशन हो सकती है, उसके साथ साथ पीएफआरडी भी मैनेज कर सकते हो। और जो बच्चे पीएफआरडी नहीं दिए वो आरबीआई पे अच्छे से एम्फेसिस रखें, वो आरबीआई के फाइनेंस पे ज्यादा ध्यान दें। कोशिश करें कि आरबीआई का फाइनेंस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और एटलीस्ट वो पोर्शन तो खत्म हो जाए तो आईएफएससीए के पेपर 1 में आता है। एंड मैनेजमेंट खत्म करने की कोशिश करो, है ना, ताकि आपका आईएफएससीए फेज 1 जो है वो हो जाए। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दी स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन को। तो दिस इज द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। हर चीज को दिल से नहीं लगाना, सिर्फ अगर 2 एग्जाम भी दिल से लगा के चलोगे तो कुछ अपने आप हो जाएंगे, नहीं तो अभी इमीडिएटली नहीं हुए तो धीरे धीरे हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये रूल दे रहा था। जैसे मैंने आपको क्वांट्स के बारे में बताया, रीजनिंग का भी सेम है, इंग्लिश का भी सेम है, ठीक है। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। दिल से लगा के चलोगे तो बहुत कुछ खोना पड़ सकता है क्योंकि टाइम है बहुत कम, ठीक है। एंड देन एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कंटेंट, ठीक है। अब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, ये वो टाइम गया कि जहां पे आपके पास रिसर्च का टाइम है, ठीक है, कि मैं अपने आप देख लूंगा, मुझे अपने आप करना है। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। हम भी बोलते हैं कि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिलता है। जैसे आरबीआई की पूरी वेबसाइट का फ्री कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। मेरे टेलीग्राम पे जाओ, पीडीएफ भी मिल जाएगी और यूट्यूब पे सेशंस भी मिल जाएंगे। बट क्या सिर्फ आरबीआई की वेबसाइट करने से क्या आरबीआई पूरा का पूरा क्रैक हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बहुत सारा कंटेंट इसके अलावा और भी है, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट चाहिए तो दोस्तों यहां पे फिर सिंपल मैं बोलूंगा कि YouTube फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन हैव आवर पेड बैचेस। और पेड बैचेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी जो है चल रही है सेल, तो उस सेल में द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन गेट इन द मार्केट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस इज बैंक महापैक प्लस। ये वो कोर्स है जो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स कैटर करने होते हैं, हर एग्जाम का अपना सिलेबस, अपना कंटेंट होता है, ठीक है। जैसे हम फाइनेंस देखें तो फाइनेंस पीएफआरडी में थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट ओरिएंटेड आता है, आरबीआई में बैंकिंग ओरिएंटेड आता है, इफ्का में बैलेंस्ड आता है, ठीक है। तो हर एग्जाम में ना अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, पढ़ते हम सब कुछ है, ठीक है। इसका कंप्लीटली फैक्ट सर्कुलर ओरिएंटेड हो जाता है, आरबीआई सेबी ये थोड़े से एनालिटिकल भी हो सकते हैं। तो हमें कंटेंट की आइडिया नहीं होता कि किस कंटेंट पे कहां पे ज्यादा एम्फेसिस मारे। तो अगर वो सारी चीजें चाहिए तो देखो ये वो पैक है जिसके अंदर सारे एग्जाम्स, सारे बैंकिंग रेगुलेटरी एग्जाम जो हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। कल को आपको पीओ देना है, आईबीपीएस पीओ देना है, एसबीआई देना है, आरबीआई देना है, इसका नाबार्ड, सब सारे एग्जाम इस कोर्स के अंदर कवर होते हैं और इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलती है, ठीक है। अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो नाउ इज द टाइम, बिकॉज प्राइसेस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। और ये फॉर नेक्स्ट, मतलब आई थिंक जब मैंने रिकॉर्ड किया था तब तो ये सेल स्टार्ट ही हुई थी। अब मुझे नहीं पता ये सेल कितने घंटों में एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आई थिंक ये सेल एक्टिवेट नहीं हुई या हो गई है, पता नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। आप चेक कर लेना। अगर आप ऐप के थ्रू बाई करोगे ना तो प्राइसेस और भी कम हो जाएंगी, ठीक है। ऐप के थ्रू दिस वुड बी आई थिंक 50-100 के आसपास ये प्राइस बैठेगी, ठीक है। तो बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज है।
बॉल इज इन योर कोर्ट। और यहाँ पे हमारे कोर्सेज का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आप टीचर से लाइव एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यू गेट द मेंटरशिप ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ अलग से आपको रीच आउट करना नहीं पड़ता कि सपोर्ट एंड ऑल, आप अपने मेंटर को डेली बेसिस पे रीच आउट कर सकते हो। और उसके बेसिस पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी होते हैं जहां पे आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, जैसे हमने दिखाया। एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं ओपन फॉर ऑल, और बाकी हमारे होते हैं पेड के लिए, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो बॉल इज इन योर कोर्ट गाइज। अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना। और अगर थोड़ा सा देखो, मैं यहां पे आपको क्या कहते हैं, एक डायरेक्शन दे सकता हूं, प्लान नहीं बना सकता। प्लान आपको खुद बनाना होगा। लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुद ही लेने होते हैं। तो अगर आपको पीएफआरडी की तैयारी करनी है, आप पीएफआरडी करो। सिर्फ आरबीआई की करनी है, सिर्फ आरबीआई की करो। मैं तो एक इंडिकेटिव डायरेक्शन दे सकता हूं कि अगर इतने सारे एग्जामिनेशंस हैं तो आप कैसे चूज कर सकते हो। चूज आपको ही करना होगा दोस्त। कहीं पे भी यूट्यूब पे सर्च कर लो, भगवान की मूर्ति के आगे जाप कर लो, कुछ भी कर लो, डिसीजन आपको ही लेना होगा। यू हैव टू टेक ऑल योर इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय योरसेल्फ। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।